सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपन ने एक नया चैप्टर चालू किया था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले जाते हैं, वास्तविक औसत लाभ जिसको कहते हैं, भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ भी उसको कहा जाता है, वो अपन कैसे ज्ञात करते हैं, ये अपन ने पिछले लेक्चर के अंतर्गत देखा था। और मैंने आपको ये कहा था कि जो भी प्रश्न आएगा आपका गुडविल का, उसमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना तो हमेशा करनी पड़ेगी, उसके बिना गुडविल का क्वेश्चन नहीं होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। आज अपन ये देखते हैं कि इसके बाद एक दूसरी चीज़ है गुडविल की वैल्यूएशन के अंदर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है अधिलाभ ज्ञात करना, सुपर प्रॉफिट ज्ञात करना। अगर ये दोनों चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर आपको गुडविल का समझ में आ जाएगा। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? एक तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वास्तविक औसत लाभ, और दूसरा अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले तो अब इसको स्टार्ट करते हैं अपन। अधिलाभ कहते किसको हैं, अधिलाभ का मतलब क्या है, सुपर प्रॉफिट्स कहते किसको हैं? तो देखिए, ये एक नंबर का भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अधिलाभों से आप क्या समझते हैं, अधिलाभों का अर्थ लिखिए। तो व्यवसाय के वास्तविक औसत लाभों का सामान्य लाभों पर आधिक्य ही अधिलाभ कहलाता है। तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला भी इसके बेस पे बन जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए, जितना सामान्य रूप से व्यवसाय के अंतर्गत लाभ कमाया जा रहा है, सामान्य लाभ, उससे यदि ज़्यादा लाभ आप कमा रहे हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपके उससे ज़्यादा आ रहे हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपन ने गणना समझ ली कैसे करेंगे, पिछले लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना कैसे करते हैं। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभों को, तो जो शेष बचेगा उसको अपन कहते हैं अधिलाभ। तो व्यवसाय के वास्तविक औसत लाभों का सामान्य लाभों पर आधिक्य, यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अधिक हैं किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से। जितने रुपए के ये अधिक होंगे उसी को क्या कहा जाएगा, अधिलाभ कहा जाएगा। तो अब अधिलाभ को निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट्स निकालने के लिए आपको कितनी चीज़ें चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपन पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये समझिए। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए एक फार्मूला है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, औसत विनियोजित पूंजी, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटा 100। तो देखिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है, सामान्य प्रत्याय की दर, ये तो प्रश्न के अंतर्गत अपने को दी जाएगी। तो इसका मतलब अब ये हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एक चीज़ और चाहिए, कौन सी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, औसत विनियोजित पूंजी। तो अब सारी बात ये आ गई कि सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए अब सारी चीज़ किस पे आके अटक गई, अपनी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे, क्योंकि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपन ने निकाल ही रखा है, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट घटाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटा 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रश्न में दे रखी होगी, तो इसलिए अपने को अब सारी चीज़ किस पे आ गई, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे, कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल लोगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रश्न में दे रखी होगी, बटा 100 करके नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाएंगे तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो यानी अब सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, औसत विनियोजित पूंजी। तो अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना कैसे की जाती है ये समझना है अपने को, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी ही पड़ेगी। ये प्रश्न में दे रखा होगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल ही रखा है, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट घटाओगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब अच्छी तरीके से समझिए ये कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे करते हैं, औसत विनियोजित पूंजी की गणना कैसे की जाती है। अब ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना कैसे की जाती है। देखिए, इसकी गणना बैलेंस शीट की असेट साइड से भी की जा सकती है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से भी की जा सकती है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, दोनों तरफ से, बैलेंस शीट की दोनों साइडों से इसकी गणना की जा सकती है। यहाँ पर जो मैंने विधि बताई है, ये सबसे पहले आपको बता रहा हूँ असेट साइड से कैसे गणना की जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड की, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर मैंने आपको बता रखा था, पहले भी एक बार बताया था, बैलेंस शीट में स्थायी संपत्तियां भी होती हैं, चालू संपत्तियां भी होती हैं, अदृश्य संपत्तियां भी होती हैं और कृत्रिम संपत्तियां भी होती हैं।
4 प्रकार की मुख्य रूप से संपत्तियां होती हैं। तो अपन एक एक संपत्ति को लेते जाएंगे और उसके नियम मैंने यहाँ पर एक एक पॉइंट के अंदर आपको लिख रखे हैं। सबसे पहले फिक्स एसेट्स की बात कर लो तो स्थायी संपत्तियों को उनके बाजार मूल्य पर लिया जाता है, और यदि बाजार मूल्य ना दिया गया हो तो उनके अपलिखित मूल्य पर लिया जाता है। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। बैलेंस शीट के अंदर जो मूल्य दे रखा होता है उस मूल्य को कहते हैं पुस्तक मूल्य, या उसको अपलिखित मूल्य भी कहा जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट में जो मूल्य होता है वो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद आता है, तो उसको अपलिखित मूल्य भी कहते हैं, उसको पुस्तक मूल्य भी कहते हैं, बुक वैल्यू भी कहते हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में आपको ये लिखा है कि स्थायी संपत्तियों को उनके कौन से मूल्य पे लिया जाएगा, बाजार मूल्य पे दिया जाएगा। तो बाजार मूल्य कहाँ दे रखा होगा, बाजार मूल्य दे रखा होगा बैलेंस शीट के नीचे सूचनाओं के अंदर। तो यदि बाजार मूल्य दे रखा है फिक्स एसेट्स का तब तो बाजार मूल्य पर लेना है, और यदि बाजार मूल्य नहीं दिया हुआ किसी संपत्ति का तो उसके पुस्तक मूल्य पर लेना है, यानी कि उसके अपलिखित मूल्य पर लेना है। तो सारी फिक्स एसेट्स को लेना है आपको एक एक करके। बाजार मूल्य दे रखा है तो बाजार मूल्य, वरना पुस्तक मूल्य या अपलिखित मूल्य। अब बात करते हैं चालू संपत्तियों की। तो चालू संपत्तियों का यदि बाजार मूल्य दे रखा है तब तो बाजार मूल्य पे लेना है, बाजार मूल्य नहीं दे रखा तो आयोजन की राशि घटाकर लेना है। जैसे डेटर्स हैं, चालू संपत्ति है तो डेटर्स में से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स घट जाएगा। बीआर है, बीआर में कोई प्रोविज़न नहीं होता तो बीआर वैसे के वैसे आ जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक में कोई आयोजन नहीं होता तो क्लोजिंग स्टॉक वैसे का वैसा आ जाएगा। तो वही बात ध्यान रखनी है, बाजार मूल्य दे रखा है तो बाजार मूल्य, वरना आयोजन की राशि घटाकर लिया जाएगा। तीसरी बात अदृश्य संपत्तियों की कर लो। अदृश्य संपत्तियां तभी ली जाती हैं जब उनका वसूली मूल्य दिया गया हो। तो वसूली मूल्य कहाँ दे रखा होगा, वसूली मूल्य दे रखा होगा बैलेंस शीट के नीचे सूचना के रूप में। अगर वसूली मूल्य नहीं दे रखा हो तो उनको शामिल नहीं करना है। तो यहाँ पर तभी लिए अदृश्य संपत्तियाँ तभी ली जाती हैं, अदृश्य संपत्तियाँ तभी ली जाती हैं जब उनका वसूली मूल्य दे रखा हो। अगर वसूली मूल्य नहीं दे रखा होगा तो उसको छोड़ देंगे। और एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फोर्थ पॉइंट, गैर व्यापारिक विनियोगों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स को शामिल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते समय गैर व्यापारिक विनियोगों की आय भी अपन ने घटा दी थी वास्तविक औसत लाभ निकालते समय। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय भी गैर व्यापारिक विनियोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट बात आपको स्वतः ध्यान रखनी है, गैर व्यापारिक विनियोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। कृत्रिम संपत्तियों को छोड़ दिया जाएगा। अब कृत्रिम संपत्तियां आपको बैलेंस शीट में से अपने आप देखनी है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एक्सेट्रा, इत्यादि को भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट हो गए संपत्तियों के। वापस समझ लीजिए, स्थायी संपत्तियों को बाजार मूल्य पे लिया जाएगा, बाजार मूल्य नहीं है तो पुस्तक मूल्य या अपलिखित मूल्य पे लिया जाएगा। चालू संपत्तियों को बाजार मूल्य पे लिया जाएगा, नहीं तो पुस्तक मूल्य आयोजन की राशि घटाने के पश्चात लिया जाएगा। अदृश्य संपत्तियों को तभी लिया जाएगा जब उनका वसूली मूल्य दे रखा हो। गैर व्यापारिक विनियोगों को छोड़ दिया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। कृत्रिम संपत्तियों को भी छोड़ दिया जाएगा, सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उसके पश्चात अपन क्या करेंगे, इन संपत्तियों का टोटल लगा लेंगे। इन संपत्तियों के योग में से निम्न दायित्वों को घटा देंगे। अब कौन कौन से दायित्व घटाने हैं? सभी दीर्घकालीन और अल्पकालीन ऋण और दायित्वों की राशि, चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो चाहे शॉर्ट टर्म लोन हो। पहली बात, लॉन्ग टर्म लोन हो चाहे शॉर्ट टर्म लोन हो, उसको घटा देंगे। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हो चाहे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हों। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को क्या कहते हैं? करंट लायबिलिटीज़। तो सारी की सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी घटानी है, सारी की सारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ यानी कि करंट लायबिलिटीज़ भी घटानी है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म लोन्स भी घटाने हैं और शॉर्ट टर्म लोन्स भी घटाने हैं। किस में से घटाने हैं? सारे संपत्तियों के योग में से, संपत्तियों के योग में से घटाने हैं। निम्न दायित्वों को घटाना है। कौन कौन से दायित्व? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ का मतलब करंट लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन। और एक ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये कई बार बैलेंस शीट में दी होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। भविष्य के दायित्वों के लिए बनाए गए कोष, कई बार कंपनियां फंड बना लेती हैं, किसके लिए? भविष्य के दायित्वों का भुगतान करने के लिए। जैसे कर्मचारी लाभ भागीदारी कोष,
प्रोविडेंट फंड कोष, भविष्य निधि कोष, ग्रेच्युटी कोष या कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। तो इन फंड में से इस फंड में थोड़ी सी ध्यान, ये फंड तो पूरे घटाने हैं। कर्मचारी लाभ भागीदारी कोष पूरा घटाना है, भविष्य निधि कोष, प्रोविडेंट फंड ये पूरा घटाना है, ग्रेच्युटी फंड पूरा का पूरा घटाना है। इसमें सावधानी रखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में से बकाया क्षतिपूर्ति की राशि इत्यादि भी घटा दिए जाते हैं। यानी कि अगर कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में से कोई दायित्व उत्पन्न हो चुका है कर्मचारी के प्रति, तो वो दायित्व की राशि घटा दी जाएगी, पूरा का पूरा कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष नहीं घटाया जाएगा। और इनको घटाने के पश्चात संपत्तियों के योग में से ये जब आप घटा दोगे तो जो राशि बचेगी उपरोक्त गणना के द्वारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात हो जाती है। इस गणना से जो राशि ज्ञात होगी उसको अपन क्या कहेंगे, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, अंतिम विनियोजित पूंजी। अंतिम विनियोजित पूंजी क्यों कहते हैं अपन, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि ये अपन ने क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है किसकी सहायता से निकाली है, ये सारी चीज़ें ये सारी अपन ने निकाली है बैलेंस शीट की सहायता से। बैलेंस शीट कब बनती है, बैलेंस शीट बनती है वर्ष के अंत में। तो संपत्तियां भी अपन ने बैलेंस शीट से ली हैं वर्ष के अंत में, दायित्व भी अपन ने बैलेंस शीट से लिए हैं वर्ष के अंत में। तो संपत्तियों के योग में से दायित्व अपन ने घटा दिए, तो ये जो राशि बचेगी इसको अपन कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, अंतिम विनियोजित पूंजी। और अपना टारगेट क्या था, अपना टारगेट था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालना, औसत विनियोजित पूंजी निकालनी थी अपने को। अभी औसत विनियोजित पूंजी नहीं आई है, अभी क्या चीज़ आ गई है, उपरोक्त गणना के द्वारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात हो जाती है। और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से चालू वर्ष के लाभों का 1/2 घटाने के पश्चात एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात हो जाती है। यानी कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से लेस करेंगे 1/3 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, तो अपने पास जो राशि ज्ञात होगी उसको अपन कहते हैं सुपर प्रॉफिट्स। तो अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ये बात, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1/3 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट्स। चालू वर्ष के लाभों का 1/2 घटा देंगे, किस में से घटा देंगे, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से। तो आपके पास जो राशि ज्ञात होगी उस राशि को अपन कहते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते ही आपके पास में सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे आएगा वो यहाँ पर ऊपर अपन ने फार्मूला लिख रखा है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटा 100 से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पृष्ठ में दे रखी होगी, बटा 100 करके यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपने पहले से निकाल रखा है, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट घटाओगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें निकालनी आपको हर हालत में आनी चाहिए, कौन कौन सी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी और सुपर प्रॉफिट्स भी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सुपर प्रॉफिट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके कुछ असाइनमेंट मैं आपको ग्रुप में डाल रहा हूँ, वो आप करके ज़रूर देखिएगा। इसके आगे की बात अपन अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।